निरंतर सीखने वालों को मेरा नमस्कार। क्योंकि इस तेजी से बदलती दुनिया में अगर आपने निरंतर सीखने की कला नहीं सीखी तो आप कहीं पीछे रह जाओगे। क्योंकि वही व्यक्ति अपने सपनों की मंजिल तक पहुंच पाता है जो सफलता, असफलता, गरीबी, अमीरी, स्कूल, दोस्त या समाज जहां से भी हो सीखता जाता है। बे ऑफ बंगाल के किनारे पर मौजूद एक छोटे से कस्बे का लड़का जैनुलब्दीन और असियम्मा का सबसे छोटा लड़का, जिसे प्यार से घर में आजाद बुलाया जाता। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी काफी इंस्पायरिंग होने के साथ ही हमें बहुत कुछ सबक सिखाती है, जिसे हम अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी उम्र दराज के क्यों ना हो, चाहे किसी भी प्रोफेशन के क्यों ना हो, आपको इस कहानी से काफी कुछ सबक सीखने को मिलेगी। तो आजाद यानी कलाम परिवार में सबसे छोटे थे। बचपन में वो काफी फुर्तीला और बहुत क्यूरियस था। वो हमेशा सीखने और चीजों के बारे में जानने के लिए बेताब रहता। उन्हें जो भी जरिया मिलता उसकी मदद से वो अपनी आसपास की दुनिया को खोजने समझने में लगा रहता। डॉक्टर कलाम के बड़े भाई कहते हैं वो बचपन में काफी मेहनती और मददगार था। वो पूरे रामेश्वरम में अखबार पहुंचाया करता। अखबार बांटकर वो अपने परिवार के खर्च में मदद करता। रामेश्वरम में उन्हें सब जानते थे। अखबार पहुंचाने के बाद घर आकर नहा धोआकर दोबारा अपनी काम में लग जाता। मनिकम की लाइब्रेरी छोटे कलाम की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक थी। यहाँ वो घंटों तक मैगजीन्स, किताबें और न्यूज़पेपर पढ़ते रहते। छोटे कलाम की जीवन में बचपन से ही सीखने और जानने की चाह ने उन्हें इंजीनियर, साइंटिस्ट, टीचर, मिसाइल मैन से लेकर भारत के राष्ट्रपति तक का सफर तय करा लिए। हम इंसानों का जीवन में बचपन यानी 3 से 15 साल का उम्र काफी अहम होती है। यही काफी हद तक हमारे आने वाले भविष्य को अफेक्ट करती है। छोटे में कोई बच्चा जिन परिस्थितियों से होकर गुजरता है, जैसे देखता है, सुनता है, सीखता है, उसके ब्रेन में उसी प्रकार के न्यूरल कनेक्शन बनने लगते हैं और इसका बहुत गहरा असर पड़ता है हमारे जीवन पर। न्यूरोसाइंस कहता है हमारा ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स सर्किट की तरह होता है, मगर यह एक किसी खाली स्लेट जैसा होता है जिसमें आप जो चाहे लिख सकते हो, जो आप देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं। जब हम कुछ करते हैं या सीखते हैं तो हमारा ब्रेन में न्यूरल कनेक्शन बनने लगते हैं और एक न्यूरॉन एक क्रॉस सड़क की तरह होता है जहां से कई सारे रास्ते निकलते हैं। यानी एक न्यूरॉन के कई मल्टीपल कनेक्शन हो सकते हैं और ब्रेन में जितने ज्यादा मल्टीपल कनेक्शन होंगे उतने ही ज्यादा ब्रेन की प्रोसेसिंग पावर, सोचने और सीखने की शक्ति होगी। न्यूरो साइंटिस्ट कहते हैं कि छोटे कलाम की ब्रेन में कुछ फैंटास्टिक कनेक्शन बन गए होंगे जिसके कारण वो इतने जिज्ञासु हो गए। और न्यूरोसाइंस ये भी कहती है आप किसी बच्चे को जितना ज्यादा चैलेंजेस देंगे, कनेक्शन और प्रोसेसिंग की काबिलियत उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। उस वक्त मनिकम की शांत लाइब्रेरी के बाहर काफी उथल पुथल मची थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी जो यूरोप को तबाह करने के बाद एशिया की तरफ बढ़ रही थी। छोटे कलाम अक्सर ब्रिटिश RAF फाइटर प्लेन्स रामेश्वरम की आकाश को चीरता हुआ देखते और समुंदर के किनारे खड़े होकर देखते हुए अक्सर सोचा करते कि आखिर वो उड़ते कैसे हैं। दिन भर काम करने और लाइब्रेरी में घंटों बिताने के बाद फिर कलाम घर आकर रात के अंधेरे में चांद की रोशनी में स्लेट और चौक लेकर पढ़ने बैठ जाते और कुछ न कुछ लिखते पढ़ते रहते। और जब चांदनी काफी नहीं होती तो केरोसिन के बत्ती जलाकर पढ़ते। उनके परिवार छोटे कलाम के लिए पैसे बचाकर केरोसिन ला दिया करते तो कि वो अंधेरी रात में भी पढ़ाई कर सके। उनके माता पिता छोटे कलाम की मेहनत और मजबूत इरादों को पहचान चुके थे और उन्होंने जिंदगी भर कलाम को सपोर्ट किया। अपने परिवार के अलावा डॉक्टर कलाम को अलग अलग लोगों और टीचर से डायरेक्शन मिलता रहा। जैसे हर कोई इस ईमानदार और मेहनती लड़के को आगे बढ़ाना चाहता हो। डॉक्टर कलाम कहते हैं 10 साल की उम्र में मेरे एक शिक्षक थे, शिभा सुब्रमण्यम अय्यर। एक बार वो हमें हवाई जहाज और पंछियों के बारे में बड़े मजे से कहानियां सुना रहे थे। तभी कलाम साहब ने सीगल्स को हवा में उड़ते हुए देखा। उन पंछियों को उड़ता देख छोटे कलाम उनके गुरु से सवाल पूछने लगे कि वो पंख
क्यों फड़फड़ा रहे हैं। तो उनके गुरु बताते हैं कि पंखों को फड़फड़ाने से लिफ्ट मिलती है। फिर पूछते हैं कि वो दिशा कैसे बदल रहे हैं। किसी भी पंछी के लिए लोकोमोटिव फोर्स क्या होती है? लोकोमोटिव फोर्स होती है लाइफ, टेक ऑफ करने के लिए। उनके टीचर ने सिर्फ 15 मिनट में ही बता दिए कि पंछी उड़ते कैसे हैं। उनके गुरु ने उन्हें बताया कि पढ़ाई का क्या मकसद होना चाहिए, और वो होना चाहिए फ्लाइट से जुड़ा हुआ। डॉक्टर कलाम साहब कहते हैं, उस दिन मेरे गुरु के पैशन ने मेरे अंदर जीवन का गोल जगा दिया। हम जो भी हर दिन करते हैं, सीखते हैं और देखते हैं, उससे हमारे दिमाग में डेज रेसिड्यू नाम की चीज बनती है, और यही डेज रेसिड्यू सपने बनकर नींद में आते हैं। जब एक इंसान एक ही चीज के बारे में सोचता है तो वो उसी के सपने देखता है, और वो जिसके सपने देखता है उसी के बारे में सोचता है। हमारे ब्रेन के राइट साइड वाले हिस्से में पावर ऑफ विजुअलाइजेशन और क्रिएटिविटी होती है। जब दिमाग के पिछले हिस्से में यानी ओसिपिटल लोब में कोई चीज बैठ जाती है तो हम वही चीज हर जगह देखने लगते हैं, और पूरी जिंदगी बस उसी चीजों से कनेक्ट करने लगते हैं। और ऐसे ही कुछ कलाम साहब के साथ भी हुआ। अगर हम डॉक्टर कलाम की सादगी यानी सिंपलिसिटी की बात करें तो उनकी सादगी के बीच आध्यात्मिक ज्ञान छुपी हुई है, जो उन्हें उनके पिताजी से विरासत में मिली थी। नहीं तो आप ऐसे कितने मुसलमान मल्हा देखे होंगे जिनके दोस्त रामेश्वरम के मंदिर के मुख्य पुजारी हो। छोटे कलाम अक्सर बहुत गहरे सवाल पूछा करते। एक बार कलाम पूछते हैं कि हम प्रार्थना क्यों करते हैं? तो जवाब में पिताजी कहते हैं कि जब तुम प्रार्थना करते हो तब तुम शरीर से बढ़कर पूरे यूनिवर्स में मिल जाते हो, जिसे पैसे, जात, धर्म समझ में नहीं आते। इसीलिए प्रार्थना करना चाहिए। डॉक्टर कलाम की पर्सनालिटी में विज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान एक हो गए थे। डॉक्टर कलाम आगे बढ़ना चाहते थे, उड़ना चाहते थे, ऊंचा, बहुत ऊंचा। 1954 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए उनकी मां को गहने तक बेचने पड़े, तब जाकर उनका एडमिशन हो पाया। इंजीनियरिंग में प्रोफेसर श्रीनिवासन जो कलाम के गुरु थे, वो कलाम की मेहनत और होशियारी देखते हुए उन्होंने कलाम को आगे बढ़ने के लिए पुश किया। 30 दिन का इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जिसमें लो लेवल अटैक एयरक्राफ्ट डिजाइन करना था, उसे सिर्फ 3 दिन में पूरा करने के लिए कहा गया। कलाम हमेशा कहते थे कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है, और गुरु कोई स्टैटिक फंक्शन नहीं है। मतलब कि ये कोई भी हो सकते हैं, आपके क्लास के दोस्त, रिश्तेदार, आपके पेरेंट्स। जैसे जैसे कलाम आगे बढ़ते गए उन्हें गुरु मिलते गए। पहले उनके बचपन के गुरु शिवा सुब्रमण्यम, फिर प्रोफेसर श्रीनिवासन, विक्रम साराभाई और फिर सतीश धावन। कलाम इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट में सफल रहे, लेकिन सिर्फ पेपर पर प्लेन बनाना उनके लिए काफी नहीं था। 1958 में फाइटर पायलट बनने के लिए उन्होंने एग्जाम दिए, जिसमें उनकी 9th रैंक आई। लेकिन उस समय इंडियन एयर फोर्स को केवल 8 लोगों की ही जरूरत थी, जिसके वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। जैसे कहते हैं ना कि जब आपके अंदर कुछ करने की इच्छा काफी स्ट्रॉन्ग हो और वो इच्छा दूसरों की भलाई के लिए हो, तो पूरा यूनिवर्स आपका सपना सच करने में लग जाता है। और कलाम साहब के साथ भी ठीक यही हुआ। उस समय जब भारत आजाद ही हुआ था और डॉक्टर विक्रम साराभाई को इंडियन स्पेस प्रोग्राम स्थापित करने के लिए यंग साइंटिस्ट की जरूरत थी। इसरो में डॉक्टर कलाम की सिलेक्शन हो गई। उन्होंने अगले 15 साल तक इसरो में लगा दिए और फिर जल्द ही प्रोग्राम डायरेक्टर बन गए। लेकिन उस समय उन्हें कहाँ पता था कि एक बड़ी संकट आने वाली है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मेरा मिशन इंडिया को स्पेस में ले जाना था। हजारों लाखों लोगों ने 10 साल की कड़ी मेहनत की थी। जब सैटेलाइट व्हीकल लॉन्च होने ही वाला था, तब कंप्यूटर ने इसे रोक दिया। सिस्टम में कहीं लीकेज हो सकता था, पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर होने के नाते
डिसीजन कलाम साहब को ही लेना था, तो उन्होंने कंप्यूटर को बाईपास करके रॉकेट लॉन्च कर दी। ये रॉकेट की फ्लाइट 4 स्टेज की थी। पहली स्टेज कंप्लीट हो गई। सेकेंड स्टेज में रॉकेट स्पेस में जाने के बजाय रॉकेट हम सब की आंखों के सामने बे ऑफ बंगाल में गिर गया। 10 साल की मेहनत डूब गई। सारी दुनिया की नजर हम पर थी। इसरो के साथ इंडिया का मजाक बन गया था। इस प्रोजेक्ट के दौरान डॉक्टर कलाम के पिताजी भी नहीं रहे। कलाम साहब कहते हैं, मैंने पहली बार जिंदगी में फेलियर देखी थी, लेकिन फिर भी कलाम साहब टूटे नहीं। उनकी रामेश्वरम की जड़ें काफी मजबूत थी। डॉक्टर कलाम के पिता जैनुलाब्दीन एक इमाम थे। अनपढ़ नाविक होते हुए भी बहुत गहरी और दूर की सोच रखने वाले व्यक्ति थे। ऐसा लगता है जैसे समंदर की संघर्ष और गहराई उनके अंदर आ गई हो, और यही गहराई कलाम साहब को विरासत में मिली। जैनुलाब्दीन यानी कलाम साहब के पिता के पास एक नाव था जो एक बार तूफान में टूट गया। उनके पास नाव बनवाने यानी कारपेंटर को देने के पैसे भी नहीं थे, और वो नाव ही था जो उनके परिवार का पेट भरने का साधन था। इसीलिए पिताजी खुद ही कई हफ्तों तक नाव ठीक करने में लगे रहे। तो कलाम अपने पिता को हर दिन धूप में परिश्रम करते देखते, तो एक दिन कलाम अपने पिताजी से पूछते हैं कि जीवन में इतनी परेशानी और तकलीफें क्यों होती है। तो पिताजी कहते हैं, फेलियर और सक्सेस तो लगातार आते ही रहेंगे, इन्हें कभी पर्सनली मत लेना, बस इनसे सीखते जाना। ग्रेट लीडर एंड पीपल ओरिएंटेड डायरेक्टर। डॉक्टर के राधाकृष्णन कहते हैं कि डॉक्टर कलाम का टेक्नोलॉजी में कोई जवाब नहीं था। उनकी सालों की मेहनत और उनकी नॉलेज एग्जीक्यूशन में साफ दिखती थी। लेकिन डॉक्टर कलाम पीपल ओरिएंटेड भी थे। वे अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखते और जानकारी रखते। प्रोजेक्ट डायरेक्टर का काम उनका ऐसा था जैसा कि एक म्यूजिक कंडक्टर का ऑर्केस्ट्रा में होता है। वो लोगों को एकजुट कर सकते थे। उनको पता होता था कि बड़े से बड़े प्रोजेक्ट में क्या बारीकियां होनी चाहिए, किससे वो काम करवाना है और कैसे करवाना है। डॉक्टर कलाम कहते हैं, जिंदगी इतनी सिंपल नहीं होती, हमको मजबूत इरादों के साथ फेलियर का सामना करना पड़ता है। उस वक्त करीबन 100 मीडिया रिपोर्टर थे जो रॉकेट की फेलियर के बाद जिन्होंने काफी सवाल उठाए। डॉक्टर सतीश धवन जो कलाम साहब के बॉस थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, हाँ ये फेलियर है। हमने पहली बार लॉन्च करने की कोशिश की थी और अगली बार हम सफल होकर दिखाएंगे। ठीक 1 साल बाद 1980 में इंडिया ने रोहिणी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च कर दी। आजाद भारत और डॉक्टर कलाम का साइंस और टेक्नोलॉजी में आगाज हो चुका था। फिर अगले साल 1981 में डॉक्टर कलाम को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उस समय डॉक्टर कलाम इंडियन साइंस और टेक्नोलॉजी के सुपरस्टार बन चुके थे। लेकिन मिसाइल मैन के लिए इतना काफी नहीं था। जलालुद्दीन जो डॉक्टर कलाम के जीजा और दोस्त थे, उन दोनों के उम्र में 15 साल का फासला होने के बाद भी उन दोनों में गहरी दोस्ती थी। जलालुद्दीन उन चुनिंदा लोगों में से थे जो उस समय रामेश्वरम में इंग्लिश जानते थे। वे कलाम को साइंस, लिटरेचर और काफी चीजों के बारे में बताते रहते। उनके प्रभाव से ही कलाम बचपन से ही बड़े सपने देखने लगे थे। बड़े पैमाने पर कल्पना कर पाने और बड़ा सोच पाने की वजह से उनके आगे के कई बड़े प्रोजेक्ट में काफी काम आई। 1998 में डॉक्टर कलाम ने ऑपरेशन शक्ति में मुख्य भूमिका निभाई। दुनिया की नजरों से छुपकर भारत के पोखरण में 5 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए, क्योंकि उस समय ताकतवर देशों से बराबरी से बात करने के लिए भारत को भी न्यूक्लियर पावर की जरूरत थी, और वो इस काम में सफल रहे। डॉक्टर कलाम को रॉकेट्स, मिसाइल के साथ इसरो और DRDO के लिए काम करते 33 साल हो चुके थे। वे तब भी खुद को यही सवाल पूछ रहे थे कि मैं लोगों के लिए और क्या कर सकता हूँ। कुछ बातें हैं जो बहुत कम लोगों को पता है कि डॉक्टर कलाम ने कई और प्रोडक्ट के आविष्कार किए, जिसमें कार्बन कैलिपर, प्रोस्थेटिक लिम्ब,
और हार्ट सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले स्टेंट शामिल हैं। 1994 में स्टेंट्स की कीमत थी 70,000 रुपए और दूसरी तरफ कलाम राजू स्टेंट सिर्फ 10,000 में उपलब्ध थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि कलाम साहब ने कभी उन पर IPR क्लेम नहीं किया, मतलब कि इन्वेंशन की कोई फीस या प्रॉफिट परसेंटेज नहीं मांगी और ना ही कभी इनके बारे में पब्लिसिटी की। उनके इन्वेंशन के कारण बाकी कंपनीज को स्टेंट्स की कीमत मजबूरन गिराने पड़े। अगर डॉक्टर कलाम चाहते तो मेडिकल कंपनीज की तरह करोड़ों अरबों रुपये कमा सकते थे, पर उन्होंने वैसा नहीं किया। पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर कलाम साहब की चाहत लोगों के लिए और भी बहुत कुछ कर गुजरने की चाह को देखते हुए उन्हें भारत के 11वें राष्ट्रपति बनाया गया। पर पॉलिटिकल ड्रामे वाले भारत में प्रेसिडेंट की हैसियत धृतराष्ट्र की होती है। वो चाहते हुए भी कुछ ज्यादा खास नहीं बदल सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की। कलाम साहब ने अपनी कंधों पर जिम्मेदारी ली और देश की युवाओं के अंदर सपनों की आग जलाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने अपनी पूरी प्रेसिडेंसी के दौरान और उसके बाद भी शहर शहर घूमते रहे। उन्होंने राष्ट्रपति भवन और म्यूजिकल गार्डन आम लोगों के लिए खोल दिए। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मेरा एक ही पर्पस है, लोगों के मन में क्रांति ला देना। वो लाखों स्टूडेंट्स को अपनी कहानी सुनाते रहे और विश्वास दिलाते रहे कि अगर आपके पास कोई पर्पस है और मेहनत करने की भूख है तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। 24 घंटे पॉलिटिकल ड्रामे वाले भारत में सालों बाद लोगों को विश्वास भी नहीं होगा शायद कि हमारे आधुनिक भारत में एक ऐसा भी महान प्रेसिडेंट था। डॉक्टर कलाम कहते हैं, मैं एक नाव वाले का लड़का हूँ जो खुशकिस्मती से एक मिशनरी स्कूल में पढ़ सका। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 2 जोड़ी शर्ट और 1 जोड़ी जूतों की जरूरत है। जब उनकी प्रेसिडेंसी खत्म हुई तो डॉक्टर कलाम सिर्फ 2 अटैचियों के साथ राष्ट्रपति भवन से विदा हो गए। उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 27 जुलाई 2015 को 83 साल के एक महान हस्ती शिलोंग में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में भाषण देते हुए भारत की अगली पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य की राह दिखाते हुए अपने और हजारों लोगों के बीच, दूसरों के सपनों के बीच इस दुनिया से विदा हो गए। ऐसा करोड़ों में सिर्फ कुछ ही लोगों को मौका मिलता है जिन्हें अपने और लाखों लोगों के सपनों के साथ विदा लेने का मौका मिलता है। कलाम साहब, आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमारे सपनों के साथ रहेंगे, हमारे सपनों के बीच रहेंगे। आपकी दी हुई ज्ञान हमेशा हमारे साथ रहेगी। थैंक यू कलाम।